नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले हैं दी प्लेटफॉर्म का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, एक तो इनरोलमेंट फ्री और दूसरा इनाम पे ही इनाम, इनाम ही इनाम है। यानी कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। ये अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी 2022 को होने वाला है। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सब्सक्रिप्शन लिंक्स भी रहेगा और स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहेगा। अब फ्री इनरोलमेंट है तो आप ज़रूर इनरोल करें। जब आप इनरोल करें तो हमारा कोड जो है सारण 10 लगाना ना भूलें। सारण 10 आप जरूर लगाएं। और साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप एसएस बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको सुबह 10 बजे ये एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 बजे होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे का टेस्ट 5 बजे शाम में होगा। और ये फुल्ली सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपको अनअकैडमी की तरफ से लैपटॉप मिलेगा। रैंक 2 से 6 आएगा तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। रैंक 7 से 16 आएगा तो आपको एयरपॉड्स मिलेगा और साथ ही साथ गिफ्ट कार्ड भी मिलने वाला है। 300 विनर को 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है और 400 विनर को अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये हुई ना सोने पे सुहागा वाली बात। एक तो इनरोलमेंट फ्री है और दूसरा ऑफर पे ऑफर है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी लेके आया है फरवरी ऑफर। फरवरी ऑफर में क्या अनअकैडमी लेके आया है कि अगर आप 22 फरवरी से 24 फरवरी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी यूजर हो, अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एडिशनल आपको 3 महीना मंथ का एडिशनल मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। चाहे आप एसएससी कर लें या रिन्यूअल भी कराएंगे। अगर आप रिन्यूअल भी कराते हैं, रिन्यूअल करते हैं अपना एसएससी एग्ज़ाम का, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और एसएससी प्लस बैंकिंग एग्ज़ाम का भी, अगर आप एसएससी प्लस बैंक दोनों एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 12 महीने का ऑफर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है, ये फरवरी ऑफर है। तो जाइए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारण 10 कोड लगाना ना भूलें। सारण में सभी कैपिटल में होगा और सारण 10 लगाइए और अनअकैडमी का लुत्फ उठाएं। और चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है जीके जीएस का ही हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम खोजते हैं। इसमें क्या होगा, पूरा 100 क्वेश्चन का मैं लेके आता हूँ तो इसमें खोजना पड़ता है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमें मिल गया है और पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में हुए मंत्री परिषद विस्तार में कुल कितने नए मंत्री शामिल किए गए, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो जुलाई 2021 में हुआ है, ये आपको 36 नए मंत्री को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत भारत के कितने नंबर में सेना प्रमुख थे। तो जनरल बिपिन रावत जो थे ये 27वें सेना प्रमुख थे और इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण ये इनका निधन हो गया या ये शहीद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है। यानी कि न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन के नाम से किस सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है। तो ये आपका कौन है, तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में अगर भारत की बात की जाए तो उसका 67वां स्थान है, यानी कि 67वां स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
तो बैटरी से होकर प्रवाहित धारा क्या होगी? 1 ओम, मान लीजिए 1 ओम का हो गया, ये 3 ओम का हो गया, ये किससे जुड़ा है? तो 4 वोल्ट के, ये 1 ओम, ये 3 ओम। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ता है तो ये आपस में जुड़ जाता है। ये कितना ओम हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, वोल्ट कितना है? 4। अब हमसे पूछा है कि धारा क्या हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर। तो हमसे आई पूछेगा तो हम क्या करेंगे? V बटा आर। वोल्ट कितना है? तो 4, और रेजिस्टेंस कितना है? 1 और 3 4, 4 4 कट गए, यानी कि 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है। यंग का प्रयोग क्या प्रदर्शित करता है या प्रमाणित करता है? तो यंग का प्रयोग प्रदर्शित करता है कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। क्या होता है? यंग का प्रयोग प्रमाणित करता है कि ये क्या है? प्रकाश तरंगों से बना होता है। यंग प्रयोग द्वारा व्यक्तिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाता है, और व्यक्तिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होता है। तो प्रकाश तरंगों से बना होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल हमसे पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? एक दिष्ट जनित धारा में वो क्या होता है? एसी होता है। एक दिष्ट धारा जनित आर्मेचर से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? अल्टरनेट करंट होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और ऊर्जा का परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये -d∅dt। तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फैराडे के 2 नियम होते हैं चुंबकीय प्रेरण का नियम जो होता है। प्रथम में कहता है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाओं को परिवर्तित करते हैं, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है, जो कि ये नियम को फॉलो करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती किसके होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी फ्लास्क के निश्चित बिंदु तक द्रव भरा गया है। जब फ्लास्क को गर्म किया गया हो तो द्रव का स्तर क्या हो जाएगा? अगर किसी फ्लास्क में निश्चित बिंदु तक अगर द्रव को भर दिया जाए, ठीक है, तो फ्लास्क को गर्म करने पर फ्लास्क और द्रव दोनों के आयतन में क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। पहले तो वृद्धि होगा, जिसके कारण द्रव का स्तर पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है। देखिए, ये आप जानते होंगे, पहले इस तरीके से इक्वेशन होगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मैक्सिमम हो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ये आपका पहले तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ये तापमान है तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व जो होता है, देखिए, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम होता है, घनत्व की बात की जाए। अगर आयतन की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है, और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तब प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर तरंगदैर्घ्य से निम्नलिखित, तो सत्य क्या? आवृत्ति अधिक तरंगदैर्घ्य कम होगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति अधिक हो जाएगा और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है, या घटती प्रतीत होती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। लेकिन जब श्रोता एक दूसरे के निकट आते हैं, मान लीजिए एक दूसरे के जब निकट आते हैं, तो प्रेक्षित ध्वनि की आवृत्ति अधिक पड़ती है, परंतु प्रेक्षित तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। आवृत्ति अधिक होगी और तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 समतल दर्पण के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पणों के बीच कोण क्या होगा? ठीक है, तो
दो समतल दर्पण के बीच रखे कुल के फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पण के बीच 30 कितना डिग्री का कोण पड़ेगा? देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 360/θ माइनस का 1। अगर n हमको कह रहा है 11 यहाँ कह दिया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, n बराबर 11, तो 11 बराबर 360/θ माइनस 1। अगर ये इधर जाएगा तो 12, 12 बराबर 360/θ, तो 12 3 36, 30, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर तथा दर्पण के पीछे बनता है। अगर यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो इसके मध्य रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कि भारतीय रेलवे ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किया है? तो कितने स्टेशन पर वाईफाई शुरू किया है? तो कम से कम ये 6000 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किया गया है। नेक्स्ट स्पेसएक्स का पहला वाणिज्यिक चंद्र पायलट किस नाम से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स एलन मस्क का है। ठीक है, ये डोगवन मिशन 2 मून का शुरू किया गया स्पेसएक्स का पहला वाणिज्यिक चंद्र पायलट जो है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना ने किस एयरबेस पर फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किया था? तो ये आपका ग्वालियर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेट 2020 नौसेना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो ये आपका बांग्लादेश और अमेरिका के बीच कैरेट 2020 हुआ था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आवर्त सारणी में वर्ग 7A में F से L तक की तरफ चलने पर निम्न में से कौन सा गुण बढ़ता है? कौन सा गुण बढ़ता है ये कहा गया है। देखिए अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आयोडीन है, सॉरी, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलने पर, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ने पर देखिए विद्युत ऋणात्मकता, वाष्पशील प्रकृति और ऑक्सीकारक गुण जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घटते हैं, परंतु आयनिक त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह आयनिक त्रिज्या जो है गुण बढ़ता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बंधुता देखा जाए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। बंधक लंबाई देखा जाए तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरीके से। अगर विद्युत ऋणात्मक देखा जाए तो पहले हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। N3-O2-F-N की आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या होगा? इसकी आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या हो जाएगा, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो हम कह सकते हैं ये इसका आंसर जो होगा, आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा है बढ़ता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। HF, HCl, HBr तथा HI में सबसे दुर्बल अम्ल क्या कौन होता है? तो HF जो होता है सबसे दुर्बल अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती है? तो अमलगम का निर्माण कौन नहीं करती है, तो लोहा जो होता है, लोहा धातु अमलगम का निर्माण नहीं करता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ये आपका क्या बनाता है, तो मीथेन बनाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड ऑक्साइड का अनुभार 30 है, तो यौगिक के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए क्या होता है, हमसे क्या पूछ रहा है, अणु के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो कितना अनुभार है, ऑक्साइड का अनुभार 13 है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा इसमें कितने, अगर देखा जाए तो परमाणु संख्या में, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम कहें तो आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु, देखिए अगर नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड का अनुभार
30 है तो वो क्या होगा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नाइट्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि 7 + 8 कितना, 15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 100 लीटर H2 से संयोग करने के लिए कितने लीटर O2 की आवश्यकता होगी। तो 100 लीटर H2 से संयोग करने के लिए कितने लीटर की आवश्यकता होगी। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम ये इक्वेशन देखें H2 से संयोग करने के लिए, तो H2 से संयोग करने के लिए O2 की आवश्यकता कितनी होगी। तो हम कहेंगे 2H2 + O2 बराबर क्या होता है, 2H2O, यानी कि 2 मोल मिलाने पे ये कितना है, 1 मोल हो जाएगा। तो 2 लीटर H2 के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी है, 2 लीटर H2 के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी है, 1 लीटर। तो 100 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 × 100 यानी कि 50 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 लीटर। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। चलिए, इसको खोजना पड़ेगा कि भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है। तो बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये हमारा जिला है, ये छपरा जिला है। कौन सा जिला है, ये हमारा जिला छपरा जिला है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रुद्रम 1 क्या है, तो रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एसएसजी का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ईरान जो है ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड जो नगर है, ऑक्सफोर्ड, ये आपका स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कुछ प्रॉब्लम आ ही गया, लग रहा था कि आएगा और ये आ ही गया। चलिए, तो इस बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न खोजना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि 2H2S + SO2 2H2O 3S में अपचायक कौन है। अपचायक पूछ रहा है कि अपचायक इसमें कौन है। तो इस अभिक्रिया में H2S जो है, अगर हम देखेंगे H2S जो है ये क्या है, अपचायक है। H2S यानी कि S2H अपचायक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2 तथा सल्फर में 0 होती है। ठीक है, अपचायक H2S अपचायक है, वह SO2 ऑक्सीकरण की तरह कार्य यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कि वर्गीकी का पहला चरण क्या होता है। वर्गीकी का पहला चरण जीव की पहचान होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा की देह गुहा कहलाती है। ऑर्थोपेडा की देह गुहा क्या कहलाती है, तो ये आपको हीमोसील कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक एसटीडी विषाणु जनित रोग है। एसटीडी विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो एड्स जो होता है, एड्स जो होता है एक विषाणु जनित लिंग वाहित रोग एसटीडी होता है। ठीक है, यह एचआईवी द्वारा होता है। ठीक है, एड्स की जांच एलिसा होता है, एलिसा के माध्यम से एड्स की जांच किया जाता है। लवणों का चक्रीकरण कहलाता है। लवणों का चक्रीकरण क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉकरोच होते हैं, तो कॉकरोच क्या होते हैं, तो कॉकरोच यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर खोजना पड़ेगा। कर्मभूमि समाधि स्थल किसका है। तो कर्मभूमि समाधि जो स्थल है शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कलीरिपट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो कलारिपयट्टू केरल राज्य का क्या है? ये मार्शल आर्ट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, बकरी अनुसंधान संस्था या नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना स्टेट, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि किस कारण से एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंधित है? किस कारण से? तो ये जो है मादा भ्रूण हत्या के कारण एमनियोसेंटेसिस जो है ये प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस मादा भ्रूण हत्या के कारण प्रतिबंधित है, जिसके कारण लोग अपना, ठीक है, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं? ये ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी है कि भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति बंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में एक्स होती है। तो एक्स क्या है? तो एक्स क्या है यही पूछा गया है। तो एक्स क्या है? ये उच्च है। एक्स क्या होता है? भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में O2 के प्रतिबंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में उच्च होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन की तुलना में एक्स उच्च होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के आखिरी 7 माह में भ्रूणीय हीमोग्लोबिन जो होता है भ्रूण में O2 के परिवहन का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पितामह की संज्ञा जो दी जाती है ये आपको फकीर चंद कोहली को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार, फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की क्या होता है? तो ये शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F दबा दीजिएगा तो फॉन्ट बदल जाएगा। नेक्स्ट, यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएंगे तो पर्यावरण विषाक्त हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट कर देगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आगे बढ़ते जाते हैं कि अब क्वेश्चन आएगा भी या नहीं। ये अंतिम क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।